प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का स्वागत है। अभी आप अपने हिंदी शिक्षक प्रोफेसर जनार्दन चौधरी से भगत सिंह पाठ पर बात करेंगे, अर्थात उनका व्याख्यान सुनेंगे। व्याख्यान सुनने के लिए पुनः आप लोगों का स्वागत। और इस संदर्भ में मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि दिगंत भाग 2 में पहला पाठ बातचीत है, जिस बातचीत पाठ में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के क्रम में बातचीत की जो बात है, बेन जॉनसन और एडिसन की बात आई है। धोखे से बोलने के क्रम में हो सकता है कि गलत चला गया, लेकिन आप जब उसका प्रश्नोत्तर देखेंगे, नीचे आंसर शीट दिया गया है, उसमें सही उत्तर दिया गया है। तो फिर इस सुधार के साथ आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अब हम एक लेख, एक पत्र पाठ शुरू कर रहे हैं, जिसके लेखक का नाम भगत सिंह। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक लेख, एक पत्र और लेखक परिचय। लेखक परिचय के अंतर्गत भगत सिंह, जिस भगत सिंह का नाम लेने से ही शरीर में एक क्रांति सी आ जाती है, ऐसे भगत सिंह के विषय में हमें थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेनी है। और सिलेबस भी उसी के अनुकूल तो है कि हर एक पाठ के लेखक के विषय में हमें जानना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर अधिकतर उससे पूछा जाता है। तो लेखक परिचय हम शुरू कर रहे हैं। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ। कहाँ पर? बंगाचक नंबर 105 गुगैरा ब्रांच, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में वह जगह लायलपुर के नाम से प्रसिद्ध है। उनका पैतृक गांव, मतलब यह जो बंगाचक देख रहे हैं, वो बंगाचक उनका पैतृक गांव नहीं है। पैतृक गांव उनका खटकर कला पंजाब है। तो वह उनका पैतृक गांव है। उनके माता पिता पर जब हम बात करेंगे तो उनके माता पिता, माता का नाम विद्यावती और पिता सरदार किशन सिंह। संपूर्ण परिवार देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर देने वाला, स्वाधीनता संग्राम का सेनानी, संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी। सबों ने देश के लिए क्या क्या नहीं कष्ट झेला। सबों के मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी दिखाई पड़ती है। उनके पिता करतार सिंह, उनके पिता सरदार किशन सिंह एक नहीं अनेक बार जेल गए इसी के चलते। उनके चाचा भी कई बार जेल गए, क्या क्या नहीं कष्ट झेला। और फिर करतार सिंह सराभा उनके आदर्श पुरुष थे। उनके आदर्श पुरुष थे। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा इनकी गांव में पूरी हुई, लेकिन माध्यमिक शिक्षा डीएवी स्कूल लाहौर और फिर उच्च शिक्षा नेशनल कॉलेज लाहौर, वहीं से उन्होंने इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन में नाम लिखाया। लेकिन उसी क्रम में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। आपने ऊपर देखा है, प्रभाव के अंतर्गत पहले चर्चा हो गई है। करतार सिंह सराभा का उनके जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उनको फांसी दे दी गई थी। उस फांसी का प्रभाव इस व्यक्ति के मन पर बहुत गहरा पड़ा और इस देशभक्ति की भावना उभरने लगी। अब गतिविधि देखें कि 1923 में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़कर प्रताप नामक पत्रिका के संपादक
विद्यार्थी जी के संपर्क में गए। विद्यार्थी जी के का मतलब गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कानपुर के थे। तो यह पत्रिका कानपुर से ही प्रकाशित थी। तो 1923 में प्रताप नामक पत्रिका के संपादन में योगदान दिया, अर्थात गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में, और उसी समय उन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी। 1926 में उन्होंने नौजवान सभा का गठन किया और फिर 2831 में चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघर्ष नामक दल का गठन किया। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त राजगुरु के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और फिर उसी में गिरफ्तार हो गए। और फिर उन्हें 23 मार्च, आप यहाँ देख रहे हैं, ऊपर देखेंगे यहाँ 23 मार्च, यहाँ नहीं है, सुन लीजिए, 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दी गई। फांसी का समय तो निर्धारित किया गया था सुबह में, लेकिन शाम में ही फांसी दी गई। पूरे भारतवर्ष की यह पहली घटना कि कोर्ट का आदेश हुआ कभी और उससे पहले ही फांसी दे दी गई। इस तरह की घटना दोबारा कहीं नहीं देखी गई है। इस तरह अंग्रेजी सरकार में इनको फांसी दे दी गई। अब आगे हम देख रहे हैं, इनकी रचनाओं पर जब बात करते हैं तो इन्होंने मुख्य रूप से निबंधों को लिखा है। समय समय पर जो उन्होंने विभिन्न पत्रिकाओं को लिखा, वही सब इनकी रचनाएं। इन्होंने तो मात्र 23 वर्ष तक साहित्य के क्षेत्र में, संसार में या राजनीति के क्षेत्र में अपना योगदान 23 वर्ष पूरा करते करते ये शहीद हो गए। इतने वर्ष में इतना कुछ लिखा, यह बड़ी बात है। तो इन्होंने पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या पर लिखा 1924। युवक और विश्व प्रेम नामक निबंध लिखा, जो कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका मतवाला में प्रकाशित हुई 1924 में। मैं नास्तिक क्यों हूँ, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श इत्यादि इनकी उपलब्ध रचनाएं हैं। उन्होंने एक अनुवाद भी किया, सचिंद्र सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन तथा डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद किया। कुछ अप्राप्य रचनाएं भी हैं, यानी उनके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने लिखा लेकिन आज वो रचनाएं उपलब्ध नहीं हो रही है। वह अप्राप्य रचना है समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास तथा मौत के दरवाजे पर। ये उनकी अप्राप्य रचनाएं हैं। इस तरह भगत सिंह के विषय में आप लोगों ने जान समझ लिया। इससे अधिकतर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम इनके पाठ पर बात करते हैं। इनके 2 पाठों को पढ़ना है। एक पाठ विद्यार्थी और राजनीति और दूसरा पाठ है सुखदेव के नाम पत्र। दोनों पाठ एक ही पाठ के अंतर्गत है। तो पहले हम विद्यार्थी और राजनीति पाठ का सारांश जानते हैं। इस पाठ में आप देखेंगे कि आरंभिक भाग में विद्यार्थी को राजनीति में भाग नहीं लेने के साधन उपलब्ध कराए गए हैं, कारण उपलब्ध कराए गए हैं, तर्क दिए गए हैं कि किन कारणों से लोग विद्यार्थी को राजनीति में भाग नहीं लेने देना चाहते हैं। और इसका दूसरा खंड है जिसमें लेखक ने बताया है कि इन कारणों से
विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए। तो आपने जान लिया कि एक पक्ष है जिसमें कहा गया कि नहीं लेना चाहिए और एक पक्ष है जिसमें कहा गया लेना चाहिए। लेखक अर्थात भगत सिंह विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेने के पक्षधर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने विरोध किया, जिसका उल्लेख भगत सिंह ने पाठ अर्थात निबंध के आरंभ में किया है। यहां पर यह कहा जाता है कि छात्र, पहले हम नहीं लेना चाहिए के कारण को स्पष्ट करना चाहेंगे। नहीं लेना चाहिए इसलिए कि कुछ विद्वानों का मानना है, ईश्वरचंद, नांदे इत्यादि जो विद्वान हुए, उनका मानना है कि छात्र राजनीति में भाग लेंगे, इससे उसके मन में विचलन आएगा, पढ़ाई से मन उचाट हो जाएगा। छात्र यदि राजनीति में भाग लेते हैं तो वह इधर उधर की गतिविधि में भाग लेंगे, इससे उनका मन पढ़ाई से भंग हो जाएगा, उनका एकाग्र चित्र भंग हो जाएगा, वे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए उन्हें राजनीति से अलग रहना चाहिए। इसी के समर्थन में तत्कालीन पंजाब सरकार नामांकन लेने वाले छात्रों से एक शर्तनामे पर दस्तखत करवाता है कि हम पढ़ाई के क्रम में राजनीति में भाग नहीं लेंगे। इस तरह यह तर्क दिया गया कि छात्रों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए, उससे उसका मन विचलित हो जाता है, मन की एकाग्रता भंग हो जाती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं विद्यार्थी और राजनीति निबंध में क्रांतिकारी निबंधकार भगत सिंह ने विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं विषय पर अपना क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया है। कुछ रूढ़िवादी दुर्बल चरित्र के लोग विद्यार्थी को राजनीति से अलग रखना चाहते हैं। उनका मानना है कि छात्रों को एकाग्र होकर पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। राजनीति में अभिरुचि लेने से छात्रों में पढ़ाई के प्रति अरुचि पैदा होने लगती है, पढ़ाई से ध्यान विचलित होने लगता है। भगत सिंह बड़े प्रगतिशील सोच के व्यक्ति थे। उनका मानना है कि छात्र नौजवान ही तो देश के भविष्य होते हैं, उन्हें पढ़ाई के साथ साथ देश की दशा दिशा पर भी ध्यान देना चाहिए। छात्र जीवन से ही राजनीति की समझदारी आ जाने से आगे चलकर देश के प्रति आस्था बढ़ती है। खासकर गुलामी काल में छात्रों को राजनीति में और बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। गुलामी काल में देश के छात्र नौजवानों का पहला कर्तव्य देश की आज़ादी होनी चाहिए। आज़ादी के बिना छात्र का ज्ञान अर्जन करना बेकार है, अर्थात वे छात्र नौजवानों को देश समाज की स्थिति परिस्थिति से बेखबर रहकर पढ़ाई करना तो ज्ञान का अपमान मानते थे। ये भगत सिंह का साफ मानना है कि जब आपका देश गुलाम है तो आप पढ़कर बड़े ज्ञानी बनकर ही क्या करेंगे। सबसे पहले गुलाम देश के छात्रों का, नागरिकों का देश की आज़ादी कर्तव्य होना चाहिए। तो निश्चित रूप से छात्र को राजनीति में भाग लेना चाहिए। देश समाज की स्थिति परिस्थिति से बेखबर रहकर पढ़ाई करना तो ज्ञान का अपमान है। वैसी शिक्षा निकम्मी होती है जो सिर्फ किरानीगिरी करने के लिए हासिल की जाए। बूढ़े या घर परिवार के झंझटों में फंस जाने वाले लोगों की अपेक्षा छात्र नौजवान स्वतंत्र होते हैं। उनमें निर्भीकता के साथ कार्य करने की शक्ति होती है। वे समाज को नई दिशा देने में सक्षम हो सकते हैं। वे देश को शोषण मुक्त बना सकते हैं। अतः उन्हें राजनीति का ज्ञान प्राप्त कर एक नई दिशा के निर्धारण के लिए प्रस्थान करना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो बूढ़े लोग हैं वे चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके
शरीर में शक्ति का अभाव होता है। जवान लोग जिन्होंने घर परिवार बसा लिया है, वे घर परिवार के जंजाल में इस तरह उलझ जाते हैं कि देश समाज के लिए कुर्बानी देने की बात उनके मन में कम आती है। ये छात्र नौजवान घर परिवार के जंजाल से मुक्त रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनमें कुर्बानी देने की शक्ति अधिक होती है, वे कुर्बानी दे सकते हैं। जैसे भगत सिंह यदि घर परिवार वाले होते तो इतनी बड़ी कुर्बानी शायद नहीं दे पाते। वे फ्री थे, स्वतंत्र थे जिम्मेदारियों से। इस कारण उन्होंने हंसते हुए फांसी को गले लगा लिया। पूरे देश को एक क्रांति की अलख जगाने का संदेश दिया। इस तरह आप देख रहे हैं, छात्रों को मन लगाकर पढ़ना तो चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर राजनीति में भी जमकर भाग लेना चाहिए। देश सेवा में भाग लेकर वे अपने वास्तविक ज्ञान का परिचय देंगे। दुनिया के तमाम विकसित देश के छात्र राजनीति में भाग लेते हैं, देश की दिशा दशा के प्रति सजग रहते हैं। ऐसी स्थिति में भारत के छात्रों को कूपमंडूक से निकलकर बहुआयामी ज्ञान अर्जन करना चाहिए। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर राजनीति में भाग लेकर देश को बचाना चाहिए। इस तरह आपने लेखक का तर्क छात्रों के संदर्भ में सुन लिया कि छात्रों को हर हाल में राजनीति में भाग लेना चाहिए। छात्र देश के भविष्य होते हैं। वे जिस तरह देश को ले जाएंगे, देश उस तरफ चला जाएगा। उस तरह देश को ले जाने का अभ्यास छात्र को छात्र जीवन से ही होना चाहिए। भविष्य में जो वो नागरिक बनेंगे, देश का कर्णधार बनेंगे, उस कर्णधार बनने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए छात्र जीवन से ही। इस तरह इस पाठ में आपने देखा कि लेखक ने पूर्णतः अर्थात भगत सिंह ने पूर्णतः छात्र को राजनीति के प्रति समर्पित होकर पढ़ाई करने का संदेश दिया है। अब हम सुखदेव के नाम पत्र पाठ पर विचार करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, सुखदेव के नाम पत्र में भगत सिंह ने जेल में बंद क्रांतिकारियों के मनोभाव का चित्रण किया है कि जेल में जो बंद क्रांतिकारी है वह अपने जीवन के प्रति क्या सोचता है, वह अपने क्रांति के विषय में क्या सोचता है, इसका चित्रण किया है। जेल में बंद क्रांतिकारियों की जीवन शैली में बड़ा परिवर्तन हो जाता है। बाहर के जीवन में जिसे वे घृणित मानते हैं, जेल में जीवन के लिए आवश्यक हो जाता है। बड़ा अंतर आ गया कि जिसे वह बाहर में घृणित मानता है, उसी को वह अपने जीवन का आधार मान लेता है। जेल में बंद कैदियों पर जुल्म किया जाता है। मुक्त होने की कोई आशा नहीं रहती है। उसका अपराध ऐसा है कि वह मुक्त हो नहीं सकता है। संपूर्ण जीवन उसे जेल में ही काटना है। एक तरफ संपूर्ण जीवन जेल में काटना है, दूसरे तरफ उस पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाते हैं। उसके आदर्श को तार तार किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में ये कैदी कभी कभी आत्महत्या तक कर लेने की बात सोच लेते हैं। इसी को यहाँ पर दिखाया गया है। मुक्त होने की कोई आशा न रहने पर वे जीवन से ऊबकर कभी कभी आत्महत्या तक करने की बात सोचने लगते हैं। भगत सिंह, सुखदेव आदि का अपराध कुछ ऐसा ही था कि उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती थी। उन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया था, या फिर और भी अपराध ऐसा था जिसमें मुक्ति पाना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में भगत सिंह को लगा कि हम ऐसा संदेश दें कि उसका मनोबल बढ़ सके, कहीं ऐसा न हो कि वह टूटकर आत्महत्या तक करने की बात सोच ले। इसीलिए उन्होंने इसे लिखा है। अंग्रेज उनसे बड़े कुपित थे।
उन्हें मुक्त होने की कोई आशा न थी। ऐसी परिस्थिति में आत्महत्या से बचने का संदेश दिया। क्रांतिकारी वीर होते हैं, वे आत्महत्या करने वाले कमजोर कायर नहीं होते हैं, वे तो बड़े वीर होते हैं। इसी कारण तो वे देश के लिए क्रांति करते हैं। उनका आत्मबल बड़ा ऊंचा होता है। उनके द्वारा आत्महत्या किया जाना बड़ा अपराध होगा। पहली बात, वे आत्महत्या करेंगे नहीं। यदि उनसे आत्महत्या हो तो वह बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा, अक्षम अपराध। उन्हें तो सुंदर मौत मरना चाहिए। जो क्रांतिकारी जेल में बंद हैं, उन्हें सुंदर मौत मरना चाहिए। ऐसी मौत जिससे प्रेरणा ग्रहण कर एक के बदले अनेक कुर्बानी के लिए तैयार हो जाए। ऐसी मौत जिस मौत से प्रभावित होकर और लोग भी मौत के लिए तैयार हों, कुर्बानी के लिए तैयार हों। भगत सिंह जानते थे कि उन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा माफी नहीं मिलेगी। वे कायरतापूर्ण माफी चाहते भी नहीं थे। वे चाहते तो अपनी जान बचा सकते थे, परंतु वे तो देश के लिए कुर्बान होकर अपना जीवन सफल बनाना चाहते थे। वे यह भी जानते थे कि सरकार से उनकी माफी के लिए आंदोलन होगा। अंग्रेजी सरकार उस आंदोलन को दबाने का प्रयास करेगी। आंदोलन की बात सरकार नहीं मानेगी। आंदोलन आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। बढ़ते बढ़ते जब वह विश्व स्तर पर पहुंच जाएगा, सरकार आंदोलन की बात को नहीं मानेगी, प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी। उस समय भगत सिंह को फांसी दे दी जाए, ऐसा ही तो भगत सिंह सोचते थे। इससे आंदोलन और उग्र होता। इसी को यहां पर दिखाया गया है। जब आंदोलन विश्व स्तर पर अपने उत्कर्ष पर पहुंच जाए, तब उन्हें फांसी दे दी जाए। इस फांसी से जनता में आक्रोश बढ़ेगा, आंदोलन और तेज होगा, अर्थात वह शहादत देकर भी अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन तेज करना चाहते थे। बलिदानपूर्ण क्रांति के बल पर वे देश को स्वतंत्र करना चाहते थे। ऐसी मौत को वे सुंदर मौत मानते थे। ऐसे ही समय वो फांसी पर चढ़ जाना चाहते थे। अब हम व्याख्या वाला भाग पर विचार करेंगे। सप्रसंग व्याख्या। इसमें पहली पंक्ति है, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। आप जैसे व्याख्या लिखने का ढंग है उसको देखिए। प्रस्तुत गद्यांश भगत सिंह लिखित एक लेख एक पत्र पाठ के सुखदेव के नाम पत्र से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने विपत्तियों के गुण को परिभाषित किया है। दुख या विपत्तियां व्यक्ति को मांझती है। यहाँ पर विपत्तियों के महत्व को सामान्य तौर पर विपत्तियों से लोग घबराते हैं, लेकिन लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि विपत्ति से व्यक्ति का चित्त मजता है। जो तलवार जितनी घिसती है, रगड़ खाती है, वह तलवार उतनी ही तेज होती है। दुख या विपत्तियां व्यक्ति को मांझती है, उससे व्यक्ति पूर्ण बनता है। जो तलवार जितनी रगड़ खाती है उतनी ही चमकती है। विपत्तियों से संघर्ष कर व्यक्ति अपने परम लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इससे भागने वाला तो कायर होता है। जो बौरा डूबन रहा किनारे बैठ, अर्थात जो डूबने से डरता है वह तो किनारे बैठा रह जाता है। जो संघर्ष करता है वह पानी में उतर जाता है, उस पार चला जाता है, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अब हम दूसरा, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। इसको भी उसी ढंग से आपको देखना है। प्रस्तुत गद्यांश भगत सिंह लिखित एक लेख एक पत्र पाठ के अंतर्गत सुखदेव के नाम पत्र अंश से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने अपने जीवन मूल्य को स्पष्ट किया है। जीवन मूल्य क्या है यह देख लीजिए। हर एक व्यक्ति जो सफल जीवन बनाना चाहता है वह अपने आप को समय की उपज बताता है। समय की जो मांग है उसके अनुकूल वह अपने चरित्र का निर्धारण करता है, अपने कर्म का निर्धारण करता है, अपने धर्म का निर्धारण करता है। जैसे गुलामी काल में आजादी समय की मांग थी,
उसके अनुकूल भगत सिंह ने अपना चरित्र निर्धारित किया, उसके अनुकूल उन्होंने अपना कर्म निर्धारित किया। परिणाम हुआ कि इस नश्वर संसार में वह शाश्वत बन गया, अमर बन गया। इसी को यहाँ पर देख लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश भगत सिंह लिखित एक लेख एक पत्र पाठ के अंतर्गत सुखदेव के नाम पत्र अंश से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने अपने जीवन मूल्य को स्पष्ट किया है। महान व्यक्ति अपने समय की उपज होते हैं, समय की मांग के अनुसार अपने चरित्र का निर्धारण करते हैं। वास्तव में समय के अनुसार चरित्र निर्धारण करने वाला सफल व्यक्ति होता है। आज़ादी के लिए क्रांति की आवश्यकता थी। भगत सिंह जी इस प्रकार क्रांति दूत बनकर आए, समय की उपज बनकर लोगों की नजरें खोल दी। समय की उपज के अनुकूल का मतलब ये कभी नहीं लिया जाए कि हम परिस्थिति के अनुकूल बदलते जाएं और कमजोर बन जाएं। परिस्थिति के अनुकूल हम अपने आप को ढालें, मजबूत बनकर, चाहे उसके लिए हमें जितना भी कष्ट झेलना पड़े। अब आगे है, मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। हर एक मनुष्य को, यहाँ पर जैसे व्याख्या में लिखा था उसको आप कर लेंगे। प्रस्तुत गद्यांश भगत सिंह रचित एक लेख एक पत्र पाठ के अंतर्गत सुखदेव के नाम पत्र अंश से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने चारित्रिक दृढ़ता का संदेश दिया है। हर एक व्यक्ति को दृढ़तापूर्ण अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। जिस व्यक्ति के चरित्र में जितनी दृढ़ता होती है, उसके कर्म में उतनी ही स्थिरता होती है, उसके जीवन में उतना ही उत्कर्ष आता है। इसी को यहाँ पर दिया गया है, अपने चरित्र की दृढ़ता पर अडिग रहना चाहिए। इससे उसके कर्मों में पवित्रता एवं पूर्णता आती है। जो व्यक्ति अपने विश्वासों पर अडिग रहता है वह कालजयी बन जाता है। इसी कारण तो हमारे पूर्वजों ने कहा, सूरज टरे चंद्र टरे टरे जगत व्यवहार, पैदिन हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। ऐसा होता है महान व्यक्ति। चाहे पृथ्वी पर कुछ भी हो जाए, उसके विचार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसके चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसमें दृढ़ता होगी। यही कारण तो हरिश्चंद्र सत्यवादी जगत प्रसिद्ध हो गए। ऐसा चरित्र करने वाला आगे बढ़ता है, ऐसा अडिग ही तो अपने महान लक्ष्य को प्राप्त करता है, संसार में अमर कीर्तिमान का हकदार बन जाता है। इस तरह आपने पूरे पाठ में भगत सिंह के विषय में जाना। दो पाठ, एक छात्र और राजनीति, विद्यार्थी और राजनीति, और दूसरा सुखदेव के नाम पत्र, और फिर उनसे संबंधित महत्वपूर्ण पंक्तियों की व्याख्याओं को देखा। यह आपको भगत सिंह पाठ से दिया गया। अब हम अगले पाठ में मिलेंगे। फिर पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।